सो आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आज से ऑनवर्ड अगर देखा जाए तो आपके पास कोई 10-12 दिन है। क्या ख्याल है? नेक्स्ट फ्राइडे को टेस्ट है। असेसमेंट कब है? नेक्स्ट फ्राइडे को। तो नेक्स्ट फ्राइडे तक आप चैप्टर 1 प्रिपेयर कर सकते हो, चैप्टर 2 प्रिपेयर करके आप लोग टॉप पोजीशन पे आके वो फाइन इंजॉय कर सकते हो। ठीक हो गया? मैंने ये नहीं कहा कि जो कल टेस्ट है उसमें हम जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, नहीं। नेक्स्ट फ्राइडे को जो असेसमेंट है तो सबके लिए ओपन अपॉर्चुनिटी है। कोई भी मेहनत करके उधर टॉप करके वो फाइन इंजॉय कर सकता है, किसी एक टॉपर को नहीं। देखेंगे अगर टॉप पोजीशन पे लोग कम हैं तो फिर सेकंड वालों को भी साथ इंक्लूड कर लेंगे। सपोज पता चला एक ही फर्स्ट वाला एक ही सेकंड वाला है तो फिर थर्ड वालों को भी साथ इंक्लूड कर लेंगे। लेकिन अगर फर्स्ट पोजीशन पे ही 12 स्टूडेंट आ गए तो फिर उन 12 में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक हो गया? तो वो हम डिसाइड करेंगे जब टेस्ट का रिजल्ट आएगा। लेकिन जो टॉप करेंगे उनको फाइन डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा एज ए प्राइज। सो चैप्टर 2 हमने नाम रखा बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब क्या था? एनीथिंग आउटसाइड द बिजनेस दैट अफेक्ट हाउ इट ऑपरेट्स। इन सिंपल वर्ड बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब है वर्ल्ड ऑफ बिजनेस। वर्ल्ड ऑफ बिजनेस मीन इंडस्ट्री, मार्केट जहाँ पे हम ऑपरेट कर रहे हैं उसे नाम दिया जाता है बिजनेस एनवायरनमेंट का। और हम चूँकि बिजनेस मैनेज करना सीख रहे हैं तो बिजनेस को मैनेज करने के लिए हमें परफॉर्म करना है एनवायरमेंटल एनालिसिस। एनवायरमेंटल एनालिसिस आल्सो कॉल्ड एनवायरमेंटल स्कैन। क्यों करना है हमने ये एनवायरमेंटल एनालिसिस? To identify developments in the environment that help the organization in achieving its corporate objective mean opportunities. या to identify factors in the environment that prevent the organization in achieving its objective mean threats. कैसे हमने ये आइडेंटिफाई करनी है opportunity threats? Through pestle factors. पॉलिटिकल फैक्टर हम कवर कर चुके 5, लीगल फैक्टर हम 5 कवर कर चुके, एम्प्लॉयमेंट लॉ, हेल्थ एंड सेफ्टी लॉ, डाटा प्रोटेक्शन लॉ, कंपटीशन लॉ, कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ, साइबर लॉ। उसके नीचे गए तो हमें एक छोटी सी डेफिनेशन मिली, लॉबी ग्रुप। लॉबी ग्रुप क्या है? तो लॉबी ग्रुप क्या है? कुछ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। क्या है? ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हु रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अगेंस्ट लीगल बॉडीज। मीन लॉबी ग्रुप क्या है? कोई ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जो सारी ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट जो है अगेंस्ट लीगल बॉडीज रिप्रेजेंट करती हैं। मीन अगर गवर्नमेंट कोई लॉ बनाने जा रही है बिजनेस के अगेंस्ट, लेकिन बिजनेस समझते हैं कि लॉ हमारे लिए ठीक नहीं है, तो बिजनेस के बिहाफ पर वॉइस कौन जनरेट करेगा? लॉबी ग्रुप, जिसकी बेस्ट एग्जांपल है चैम्बर ऑफ कॉमर्स। चैम्बर ऑफ कॉमर्स क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके साथ काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो अटैच मीन उसकी मेंबर हैं। और चैम्बर ऑफ कॉमर्स का काम क्या है? अदर ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करना। कहाँ पे रिप्रेजेंट करना? गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के आगे। कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स अगर कोई लॉ बनाने जा रहे हैं बिजनेस के अगेंस्ट, लेकिन बिजनेस समझता है कि नहीं ये लॉ बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, इसमें कोई लीनियंसी होनी चाहिए, तो गवर्नमेंट के साथ कौन डील करेगा? इनका रिप्रेजेंटेटिव लॉबी ग्रुप मीन चैम्बर ऑफ कॉमर्स। तो रीड करके देखें ज़रा क्या कहता है लॉबी ग्रुप। A lobby group is a group of individual or a special firm that actively represent the interest of a company with the politicians, government bodies and government officials। कौन से politicians, government body जो law define कर रहे हैं against organization।
इंपॉर्टेंस क्या है? इन सम कंट्रीज कंपनीज ऑफन लार्ज यूज स्पेशलिस्ट फर्म to represent their interest by speaking to politicians and government officials. It can help companies to argue for or against proposed changes in the law and to get politicians and government officials to understand the interest of the companies they represent. पाकिस्तान में कुछ और भी लॉबी ग्रुप एग्जिस्ट करते हैं। मियां मंशा का नाम सुना हुआ है? कौन है? ऑनर ऑफ एमसीबी निशात ग्रुप या इंपोरियम मॉल का ऑनर। क्या ख्याल है? ये भी एक लॉबी ग्रुप है। क्या करता है ये? इलेक्शन में सपोर्ट करता है पीएमएलएन पार्टी को, फंड्स प्रोवाइड करता है इनको। और पीएमएलएन गवर्नमेंट कभी भी कोई ऐसा लॉ पॉलिसी नहीं बनाएगी जो इसके बेसिस के अगेंस्ट हो। ये भी क्या एक तरह का लॉबी ग्रुप है। मलिक रियाज का नाम सुना? वो कौन है? बैरिया टाउन का ऑनर। क्या करता है? इलेक्शन में पीपीपी को सपोर्ट करता है। तो पीपीपी गवर्नमेंट जब भी आएगी कभी भी कोई ऐसी पॉलिसी, ऐसा लॉ नहीं बनाएगी जो इसके बेसिस के अगेंस्ट हो। इस तरह से एक और भी बंदा है, जहांगीर तरीन। ये कौन है? पीटीआई को सपोर्ट करता है। या कोई घोड़े खरीदने हो पाकिस्तान में तो कौन खरीदता है? ये जाके खरीदता है। जहाज लेके जाता है, उनको जहाज में बिठाता है, जहाज के अंदर डील होती है और पॉलिटिशियंस बिकते हैं। तो पीटीआई गवर्नमेंट कभी भी ऐसा लॉ नहीं बनाएगी, ऐसी पॉलिसी नहीं बनाएगी जो उसके बेसिस के अगेंस्ट हो। ये भी क्या है? लॉबी ग्रुप हैं जो क्या कर रहे हैं? अफेक्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट बॉडीज या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को अगेंस्ट लॉस। लेकिन मेन एग्जांपल क्या है लॉबी ग्रुप की? चैम्बर ऑफ कॉमर्स मीन ऑर्गेनाइजेशन या ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हु रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ अदर ऑर्गेनाइजेशन अगेंस्ट गवर्नमेंट बॉडीज टू मेक चेंजेस इन लॉ। तो क्या करना? हमने ये डेफिनेशन लर्न करनी है, इसकी इंपॉर्टेंस लर्न करनी। एग्जामिनर 3, 4, 5 नंबर के लिए टेस्ट कर सकते हैं। आज तक उसने टेस्ट नहीं किया, हमारे लिए छोड़ा हुआ है। इनफैक्ट चैप्टर 2 में अभी तक जितना भी हमने पढ़ा है ये सारा का सारा आज तक उसने कभी टेस्ट नहीं किया, हमारे लिए छोड़ा हुआ है। इसके अंदर से स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ें टेस्ट हो सकती हैं, स्पेशली 7 मार्क्स के लिए 7 डाटा प्रोटेक्शन प्रिंसिपल्स टेस्ट हो सकते हैं। 4-5 नंबर के लिए हेल्थ एंड सेफ्टी लॉ, इसके एस्पेक्ट्स एक्सप्लेन करने टेस्ट हो सकता है। सो पॉलिटिकल फैक्टर हमने कवर कर लिए, लीगल फैक्टर हमने कवर कर लिए। तो पीछे हम आगे किस तरफ? इकोनॉमिक फैक्टर्स की तरफ। इकोनॉमिकल नहीं, इकोनॉमिक फैक्टर्स। कि कुछ इकोनॉमिक फैक्टर्स भी हैं जो हमारे बिजनेस को पॉजिटिवली या नेगेटिवली अफेक्ट करते हैं। और इकोनॉमिक्स चूंकि 2 तरह की होती है, 2 तरह की इकोनॉमिक्स क्या थी? माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्या डिफरेंस है माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में? स्टडी ऑफ इकोनॉमी। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? स्टडी ऑफ इकोनॉमी एट इंडिविजुअल पर्सन, इंडिविजुअल फर्म या इंडिविजुअल इंडस्ट्री लेवल इज कॉल्ड माइक्रो इकोनॉमिक्स। स्टडी ऑफ इकोनॉमी एट इंडिविजुअल पर्सन, इंडिविजुअल फर्म या इंडिविजुअल इंडस्ट्री लेवल इज कॉल्ड माइक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या हुई? स्टडी ऑफ इकोनॉमी एज ए होल ऑफ द इकोनॉमी in aggregate at national or international level is called macroeconomics. Study of economy as a whole of the economy in aggregate at national or international level is called macroeconomics. मीन पूरी कंट्री की इकोनॉमिक्स को स्टडी करना क्या है? मैक्रो। एक बंदा, एक फर्म, एक इंडस्ट्री की इकोनॉमी को स्टडी करना ये क्या है? माइक्रो। सो कुछ माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर हैं जो हमारे बिजनेस को अफेक्ट करते हैं।
और कुछ मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर हैं जो हमारे बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर क्या है जो हमारे बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर में एक फैक्टर है नेशनल इनकम जो हमारे बिजनेस को अफेक्ट करता है। क्या होती है नेशनल इनकम? जीडीपी, जीएनपी, क्या होता क्या है ये? वैल्यू ऑफ टोटल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ कंट्री ड्यूरिंग द ईयर। वैल्यू ऑफ total goods and services produced in the country during the year is called national income. National income increase हो रही है as compared to previous year, तो इकॉनमी ग्रोथ में है। नेशनल इनकम डिक्रीज्ड हो रही है as compared to previous year, तो इकॉनमी रिसेशन में है। और इकॉनमी ग्रोथ में है तो लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ रही है, इनकम बढ़ रही है, परचेजिंग पावर बढ़ रही है, तो इससे हमारी सेल के इंक्रीज होने का चांस है, ऑब्जेक्टिव मीट करने में हेल्प मिलेगी। तो ये क्या है, अपॉर्चुनिटी या थ्रेट? अपॉर्चुनिटी। बिजनेस एक्सपेंशन का चांस है, ऑब्जेक्टिव मीट होने का चांस है। नेशनल इनकम डिक्रीज हो रही है एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर, इकॉनमी रिसेशन में चल रही है, तो लोगों की इनकम कम हो रही है, परचेजिंग पावर रिड्यूस हो रही है, तो इससे हमारी सेल अफेक्ट होने से ऑब्जेक्टिव मीट करने में हर्डल प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकती है। तो ये क्या हुआ, थ्रेट। तो ये एक फैक्टर है जो हमारे बिजनेस को अफेक्ट करता है। नेशनल इनकम कंप्यूट कैसे होती है? तीन मेथड्स हैं। क्या मेथड है? एक्सपेंडिचर मेथड है, इनकम मेथड है, और क्या है? आउटपुट मेथड या वैल्यू एडेड मेथड है। एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू नेशनल इनकम कैसे कंप्यूट होगी? चार एजेंट ऑफ द इकोनॉमी के एक्सपेंडिचर को ऐड करने से। चार एजेंट क्या है? हाउस होल्ड है, फर्म है, गवर्नमेंट है और फॉरेन सेक्टर है। तो हाउस होल्ड की आपने ले लेनी है क्या? कंजम्पशन। हाउस होल्ड का एक्सपेंडिचर क्या है? कंजम्पशन। बिजनेस का एक्सपेंडिचर क्या है? फर्म का इन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर क्या है? जी। और फॉरेन सेक्टर का एक्सपेंडिचर क्या है? एक्स माइनस एम, मीन एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का डिफरेंस। तो हमारे पास क्या आ गया? एग्रीगेट डिमांड मीन नेशनल इनकम। सो एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू क्या करना है आपने? एक्सपेंडिचर ऑफ फोर एजेंट ऑफ इकोनॉमी, हाउस होल्ड का कंजम्पशन, फर्म की इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट का गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और फॉरेन सेक्टर का एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट का डिफरेंस ले लिया, तो इसे क्या आ गई? नेशनल इनकम। इनकम मेथड क्या? चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो हैं उनकी इनकम को ऐड करने से भी नेशनल इनकम आ जाएगी। और चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो लैंड का क्या आपने ले लेना है? रेंट। लेबर का क्या ले लेना है? वेजेस। कैपिटल का इंटरेस्ट और ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट। तीन चारों को ऐड करने से क्या आ जाएगा? एग्रीगेट डिमांड। कैसे? रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्लस प्रॉफिट ले लेंगे तो हमारे पास नेशनल इनकम आ गई। इसलिए इनकी इनकम है तो दूसरी साइड पे क्या है? एक्सपेंडिचर भी है। आउटपुट वैल्यू एडेड मेथड क्या है? कि जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई हैं उनकी मनी वैल्यू ले लेना। जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई हैं उनकी मनी वैल्यू ले लेना, लेकिन कौन सी गुड्स? फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स नहीं। फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स नहीं। डिफरेंस क्या है फाइनल और इंटरमीडिएट गुड में? हाँ, आपने शुगर केन प्रोड्यूस किया और उससे क्या बनाई? शुगर। तो आपने कंज्यूम क्या की? शुगर। तो शुगर क्या है? फाइनल गुड। शुगर केन की आपने उसमें वैल्यू नहीं लेनी, क्यों? अगर शुगर केन भी ले लोगे और शुगर की भी ले लोगे वैल्यू तो फिर क्या हो जाएगी? डबल काउंटिंग। तो डबल काउंटिंग का अवॉइड करने के लिए आपने क्या करना है? वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स लेस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स।
सो नेशनल इनकम एक मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर है जो हमारे बिजनेस को अफेक्ट करता है। एग्जामिनर अगर कह दे नेशनल इनकम को डिफाइन करें, 2 इकोनॉमिक्स का पेपर नहीं है तो हमें डिफाइन करना आना चाहिए, क्यों हमारी बुक के अंदर है। तो नेशनल इनकम है क्या? वैल्यू ऑफ टोटल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द कंट्री ड्यूरिंग द ईयर। 3 मेथड्स बताएं कौन कौन से हैं? एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम मेथड, वैल्यू एडिड मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड का फार्मूला क्या है? C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। C क्या है, I क्या है, G एक्स एम क्या, हम बता सकते हैं। ये जो x माइनस एम है इसको बैलेंस ऑफ पेमेंट का नाम भी दिया जाता है। क्या ख्याल? अब गवर्नमेंट की कोशिश होती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट होनी चाहिए, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट कब होगी? जब नेशनल इनकम इंक्रीज होगी। क्यों? नेशनल इनकम का इंक्रीज होना क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कि नेशनल इनकम इंक्रीज होगी मीन गुड्स एंड सर्विसेज ज़्यादा प्रोड्यूस होंगी, तो इससे लोगों की इनकम बढ़ेगी। लोगों की ना सिर्फ इनकम बढ़ेगी, उनकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी। परचेजिंग पावर ना सिर्फ बढ़ेगी, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इम्प्रूव होगा। और एक डेवलप्ड कंट्री और अंडर डेवलप्ड कंट्री में डिफरेंस क्या है कि उनके लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेटर है देन दिस कंट्री। हाँ, जहाँ पे लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हो रहा है डे बाय डे, तो उस कंट्री को हम बोलेंगे डेवलपिंग कंट्री। जहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पुअर है वो क्या है? अंडर डेवलप। और डेवलप्ड क्या है? हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है लोगों का। अब गवर्नमेंट की कोशिश होती है कि नेशनल इनकम इंक्रीज होनी चाहिए, और इंक्रीज कब होगी? जब इंक्रीज होगा C, I, G और X। तो गवर्नमेंट इस तरह से पॉलिसी बनाती है कि सारी चीजें इंक्रीज होनी चाहिए। हाँ, अगर किसी एक चीज को गवर्नमेंट बहुत ज्यादा इंक्रीज करने की कोशिश करेगी तो उससे नॉक ऑन इफेक्ट, नॉक ऑन मीन मल्टीपल इफेक्ट आएंगे अदर फैक्टर्स में। मीन इनको इंक्रीज करने से नेशनल इनकम इंक्रीज होगी। गवर्नमेंट के कंट्रोल में क्या है इसमें से इंक्रीज करना? जी, बाकी चीज़ें गवर्नमेंट के इतने कंट्रोल में नहीं है जितना ये जी गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल है। अब अगर गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि नेशनल इनकम इंक्रीज करनी है, तो चलो हम क्या करते हैं, गवर्नमेंट स्पेंडिंग मीन जी को इंक्रीज करते हैं। गवर्नमेंट स्पेंडिंग आपने कहाँ से करनी है? टैक्सेशन से। और अगर आप टैक्स ज़्यादा चार्ज करोगे अपने एक्सपेंडिचर ज़्यादा इंक्रीज करने के लिए, तो उससे क्या होगा? कंजम्पशन कम हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी। और जब इन्वेस्टमेंट नहीं हुई तो गुड्स एंड सर्विसेज ज़्यादा प्रोड्यूस हुई या कम हुई? कम हुई, तो उससे एक्सपोर्ट भी क्या हो जाएगी? उल्टा आपको ज़रूरतें कहाँ से पूरी करना पड़ेंगी? बाहर से। तो इससे क्या होगा? उल्टा नेगेटिव इफेक्ट आ जाएगा। इसलिए गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है कि सारी चीज़ें इंक्रीज होनी चाहिए। क्यों? किसी एक के ऊपर हम ज़्यादा इफेक्ट डालेंगे, इंक्रीज करेंगे, तो इससे आएगा क्राउडिंग आउट इफेक्ट। क्राउडिंग आउट मीन एक जगह पे क्राउड ज़्यादा इकट्ठा करेंगे तो उससे बाकी चीज़ों के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। इसलिए C, I, G और X ये चारों इंक्रीज होंगे तो AD इंक्रीज होगा। किसी एक को बहुत ज़्यादा इंक्रीज करने से बाकियों के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा? क्राउडिंग आउट इफेक्ट। इस तरह से वो कहते हैं एक और भी हमारे पास मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर है जो हमारे बिजनेस को अफेक्ट करता है, और वो क्या है? इन्फ्लेशन। ये क्या होता है? जनरल राइज इन प्राइसेस। बिजनेस के लिए पॉजिटिव या नेगेटिव? बिजनेस के लिए पॉजिटिव या नेगेटिव? कितने लोग कहते हैं बिजनेस के लिए पॉजिटिव है ये? सर क्यों पॉजिटिव है? आपकी चीज़ों की प्राइसेस बढ़ जाएंगी, प्राइसेस बढ़ेंगी तो डिमांड क्या होगी? तो बिजनेस के लिए पॉजिटिव हुआ। इकॉनमी के लिए पॉजिटिव है या नेगेटिव है? और जो चीज़ इकॉनमी के लिए नेगेटिव है, आप उस इकॉनमी में ऑपरेट कर रहे हो तो आपके लिए भी नेगेटिव है। इन्फ्लेशन से क्या होगा? आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी, मटेरियल महंगा, लेबर महंगी, ओवरहेड महंगे, तो आपका पर यूनिट मार्जिन, अगर मार्जिन उतना ही रखना है तो कैसे रखना है? प्राइसेस बढ़ाओगे तो डिमांड क्या हो जाएगी? कम। सेल का वॉल्यूम कम होने से आपका प्रॉफिट अफेक्ट होगा।
इसलिए कभी बिजनेस के लिए पॉजिटिव नहीं है, ना ही इकॉनमी के लिए पॉजिटिव है। क्या ख्याल है? नेशनल इनकम बढ़ रही है तो इकोनॉमिक ग्रोथ है, नेशनल इनकम कम हो रही है तो इकोनॉमिक डिक्लाइन है। हमने देखा जी कि हमने एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर नेशनल इनकम इन गुड्स एंड सर्विसेज 8% ज़्यादा प्रोड्यूस की। ये क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ। लेकिन ये जो ग्रोथ है ये मनी टर्म में है, रियल टर्म में नहीं है। रियल टर्म क्या है? विद इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। अब अगर साथ इन्फ्लेशन 10% है तो ये 8% ग्रोथ नहीं बल्कि उल्टा 2% क्या है? डिक्लाइन है। तो इन्फ्लेशन क्या करता है? एक तो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देता है, दूसरा ये ग्रोथ नेशनल इनकम को इन रियल टर्म किस में कन्वर्ट कर देता है? डिक्लाइन में कन्वर्ट कर देता है। इन्फ्लेशन के हम इम्पैक्ट देख रहे हैं। इन्फ्लेशन के इम्पैक्ट बिजनेस के ऊपर क्या है कि बिजनेस की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देता है। इसका इम्पैक्ट नेशनल इनकम पे क्या है कि ये एक ग्रोथ नेशनल इनकम को इन रियल टर्म क्या कर देता है? रिसेशन में या डिक्लाइन में कन्वर्ट कर देता है। इन्फ्लेशन से हाउस होल्ड पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? उसकी डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाती है। डिस्पोजेबल इनकम मीन खर्चने वाली इनकम जो है वो कम हो जाती है कि प्राइसेस बढ़ गई हैं। अगर वो पहले सपोज 10 चीज़ें जो है वो यूज़ कर रहा था तो अब कितनी यूज़ कर पाएगा? 8 या 9 यूज़ कर पाएगा। तो मीन उसकी डिस्पोजेबल इनकम कम हो गई। उसे 10 चीज़ें यूज़ करने के लिए अब अपनी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ाना पड़ेगी, पहले वाली क्या हो गई? कम हो गई। इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन क्या है? बिजनेस की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है, ग्रोथ नेशनल इनकम को इन रियल टर्म डिक्लाइन में कन्वर्ट कर देता है, और हाउस होल्ड पे क्या इम्पैक्ट करता है? उसकी डिस्पोजेबल इनकम को कम कर देता है। ये लैंडर और बॉरर में क्या डिफरेंस होता है? लैंडर देने वाला पैसा मीन बैंक, और पैसा लेने वाला सपोज हम। क्या ख्याल है? इन्फ्लेशन में लैंडर का फायदा है नुकसान है? आपने आज बीइंग अ बॉरर 100 रुपीज लिया लैंडर से, कल आपने पे 100 ही करना है। सपोज इंटरेस्ट नहीं है, आपने उधार दिया, आप क्या हो? लैंडर, और लेने वाला क्या है? बॉरर। आपने 100 रुपया लिया तो कल को आपने 100 रुपया ही वापस करना है, तो कल को क्या 100 रुपये की वैल्यू उतनी होगी? तो इन्फ्लेशन से लैंडर लूज करता है और बॉरर गेन करता है। इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। और बिजनेस क्या है कि बिजनेस की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देता है। ओवर हाउस होल्ड क्या है कि हाउस होल्ड का डिस्पोजेबल इनकम को कम कर देता है। ओवर इकॉनमी क्या है? ग्रोथ नेशनल इनकम को इन रियल टर्म डिक्लाइन में कन्वर्ट कर देता है, और इसमें क्या करता है? लैंडर लूज करता है और बॉरर क्या करता है? गेन करता है। इसका बैलेंस ऑफ पेमेंट के ऊपर भी कोई इम्पैक्ट पड़ेगा? क्या इम्पैक्ट पड़ेगा कि अगर इधर हमारी प्रोडक्ट की प्राइसेस हाई हो गई हैं तो हमें बाहर महंगी प्राइस पे बेचना पड़ेगी ना, तो उससे एक्सपोर्ट ज़्यादा होगी कम होगी? कम हो जाएगी। बल्कि यहाँ पे हमारी प्रोडक्ट की प्राइसेस बढ़ी हैं तो इंपोर्ट्स जो बाहर से आ रही हैं उधर तो इन्फ्लेशन नहीं है, वो यहाँ पे क्या नज़र आएंगी? चीप नज़र आएंगी एज कम्पेयर टू लोकल गुड्स, जिससे इंपोर्ट ज़्यादा और एक्सपोर्ट क्या हो जाएगी? कम। मीन ये बैलेंस ऑफ पेमेंट को क्या कर देता है? अनफेवरेबल। इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन हम देख रहे हैं। ओवर बिजनेस क्या है? ओवर हाउस होल्ड क्या है? ओवर इकॉनमी क्या है? ओवर बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? और ओवर लैंडर या बॉरर क्या है? कहते हैं इन्फ्लेशन जो है हमारी करेंसी रेट को भी इन्फ्लेक्ट करता है। ये करेंसी रेट में फ्लक्चुएशन क्यों आती है? डॉलर ऊपर जा रहा है, पाक रुपये नीचे जा रहा है, क्यों? इसकी वजह से, बैलेंस ऑफ पेमेंट की वजह से, कि बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो क्या होता है? या तो फेवरेबल होता है या फिर अनफेवरेबल होता है। फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब क्या है कि हमारी एक्सपोर्ट ज़्यादा है, इंपोर्ट कम है। अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब क्या है? एक्सपोर्ट कम है, इंपोर्ट ज़्यादा है।
फेवरेबल का मतलब क्या है कि हमने बाहर चीज़ें भेजी ज़्यादा, मंगवाई कम। इन नेट हमने बाहर से पैसा लेना है या उनको देना है? लेना है। उन्होंने हमें देना है। कैसे देना है? हमारा रुपया बाय करके, अपना डॉलर सेल करके। और जो चीज़ बाय हो रही है उसकी डिमांड है, और जिसकी डिमांड है उसकी वैल्यू क्या होगी? अप जाएगी। इस सूरत में डॉलर नीचे जाएगा और हमारा रुपी अप जाएगा। अनफेवरेबल का मतलब क्या है कि हमने बाहर से चीजें मंगवाई ज्यादा, भेजी कम। तो हमने नेट में पैसा देना है उनको। कैसे देना है? डॉलर बाय करके। और जब डॉलर बाय करेंगे तो उसकी डिमांड बढ़ने से प्राइस क्या जाएगी? अप। पाकिस्तान में डॉलर पिछले 1.5-2 साल से अप जा रहा है। रीजन क्या है? अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट। कि हमारी एक्सपोर्ट कम है, इंपोर्ट ज़्यादा है। एक्सपोर्ट क्यों कम है? क्योंकि प्रोडक्शन नहीं हो रही। प्रोडक्शन क्यों नहीं हो रही? इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही। लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे। इन्वेस्टमेंट करेंगे तो प्रोडक्शन होगी। प्रोडक्शन होगी तो हम बाहर कुछ चीज़ें देने के काबिल होंगे। और जब प्रोडक्शन हो ही नहीं रही तो अपनी लोकल नीड्स भी हम कहाँ से पूरी कर रहे हैं? बाहर से। हम सब लोग अपनी ज़िंदगी में इंपोर्ट को इंक्रीज कर रहे हैं डे बाय डे। पता है आपको? मोबाइल यूज़ करते हो? 10, 15, 20 हज़ार के मोबाइल से अब आप 1,20,000 के मोबाइल पे आ गए हो। कहाँ से आता है वो? बाहर से इंपोर्ट। उसकी जितनी एसेसरीज आप डे बाय डे एक्सटेंड कर रहे हो सारी कहाँ से आती है? बाहर से इंपोर्ट। यहाँ पे कुछ नहीं बनता। अगर ये कौम सिर्फ 1 माह इंपोर्टेड गुड्स यूज़ करना बंद कर दे, डॉलर 100 से भी नीचे आ जाएगा। लेकिन इनके दिमाग में है कि शायद हम तबाह हो जाएंगे, क्योंकि ये कौम है नहीं। कौम के लिए शऊर होना, मैच्योरिटी होना ज़रूरी है। वो है नहीं। क्या ख्याल है? पैट्रियोटिज्म इनके अंदर बड़ा है। इधर 14 अगस्त आ जाए, ये झंडे लगा के चीपा मोटरसाइकिलें निकाल लेंगे, रोड पे छुट्टी मनानी है, हमने पिकनिक मनाने जाना है। पैट्रियोटिज्म बहुत ज़्यादा है। लेकिन जब सैक्रिफाइसी की बात आएगी मर जाएंगे। क्या बात कर रहे हैं हम? इन्फ्लेशन के इम्पैक्ट क्या हैं? इन्फ्लेशन बिजनेस के ऊपर क्या इम्पैक्ट डालता है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज कर देता है जिससे प्रॉफिट अफेक्ट होगा। इकॉनमी ग्रोथ, नेशनल इनकम को इन रियल टर्म डिक्लाइन में कन्वर्ट कर देता है। हाउस होल्ड डिस्पोजेबल इनकम को कम कर देता है। लैंडर लूज करता है, बोरर गेन करता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट को अनफेवरेबल कर देता है और करेंसी रेट में भी एडवर्स मूवमेंट लाता है। क्यों? जब बैलेंस ऑफ पेमेंट को अनफेवरेबल करेगा तो उससे क्या होगा? करेंसी रेट भी आपका एडवर्स मूवमेंट की तरफ जाएगा, मीन डाउन जाएगा। कुछ 4-5 इम्प्लीकेशन या इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन हम लिख सकते हैं। क्या ख्याल है? इन्फ्लेशन 2 तरह का होता है। इन्फ्लेशन 2 तरह का होता है। कॉस्ट पुश, डिमांड पुल। कॉस्ट पुश क्या है? वेजेस अगर बढ़ गई तो उससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो गई, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मार्जिन अपना मेंटेन करने के लिए प्रोड्यूसर क्या करेगा? प्राइसेस इंक्रीज कर देगा। ये क्या है? कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। क्यों बड़ी कॉस्ट? वेजेस इंक्रीज होने से। डिमांड पुल क्या है? लोगों के हाथों में पैसा ज्यादा आ गया और वो हाथों में टिक नहीं रहा। लोग क्या कर रहे हैं? खर्च 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 करना चाहते हैं। उसे बेजा डिमांड बनना शुरू होगी प्रोडक्ट की। और जब डिमांड है, पीछे से उतनी सप्लाई नहीं है, तो उस वजह से क्या आएगा? डिमांड पुल इन्फ्लेशन। रीज़न क्या है? शायद कंट्री की इकॉनमी में मनी की सप्लाई ज़्यादा हो गई है। मनी की सप्लाई ज़्यादा हो गई है, लोगों के हाथों में रुपये ज़्यादा आ गया है, और ज़्यादा आ गया तब वो उसे खर्चना चाहते हैं। पैसा पॉकेट में आ जाए तो हम उसे खर्चना चाहते हैं, वो टिकता नहीं है।
उस वजह से अगर पीछे उतनी सप्लाई नहीं है जितना आप डिमांड कर रहे हो प्रोडक्ट्स की, तो वो इन्फ्लेशन क्या होगा, डिमांड पुल, जिसे कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करता है डिक्रीज करता है, इंक्रीज करता है कि पैसा इकॉनमी से ले जाओ बैंकों में, मनी की सप्लाई को क्या करो, कम करो। वो इंटरेस्ट रेट भी एक फैक्टर है, बिजनेस को अफेक्ट करता है, पॉजिटिव नेगेटिव। इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हुआ, नेगेटिव, बोरिंग, कॉस्ट ऑफ बोरिंग बढ़ने से कम हो गई। इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हुआ तो लोग इक्विटी में नहीं, कहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, बैंक्स में, बिजनेस एक्सपेंशन रुक गई। इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हुआ तो लोग घरों में, तिजोरियों में पैसे नहीं रखेंगे, कहाँ रखेंगे, बैंक में। सेविंग ज़्यादा तो कंजम्पशन क्या होगी, कम, जिससे आपकी सेल अफेक्ट होगी, तो क्या हुआ, नेगेटिव। सो अभी हम कोई दो फैक्टर मेन पढ़ने जा रहे हैं, नेशनल इनकम और इन्फ्लेशन, जो मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। ऑन पेज 30, macro economic factor, GDP, national income and aggregate market value of all final goods services produced within the boundaries of a country in a given period। जरूरी नहीं यही डेफिनेशन रटा लगाओ, ऑन वर्डिंग में लिखा जा सकता है, टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री ड्यूरिंग द ईयर। इट इज़ अ मेजर ऑफ इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ कंट्री। किसे, कंट्री की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस का पता चलता है कि परफॉर्मेंस अच्छी है कब, जब एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर ज़्यादा हो रही है, नहीं परफॉर्मेंस बुरी है कब, जब एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर कम हो रही है। एंड फॉर कंपैरिजन विद वेरियस पीरियड्स एंड अदर कंट्रीज, इट टेल्स स्टेटस ऑफ कंजम्पशन एंड सेविंग इन अ कंट्री। क्यों बढ़ेगी, तो परचेजिंग पावर बढ़ेगी, और परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो उससे क्या होगा, कंजम्पशन भी बढ़ेगी और अल्टीमेटली सेविंग भी बढ़ेगी in a country, and also contribute of various sectors of economy to national income। पता चलेगा कौन कौन सा सेक्टर ज़्यादा कर रहा है और कौन सा कम कर रहा है। तीन मेथड है, एक्सपेंडिचर मेथड, क्या करना है आपने, चार एजेंट के आपने एक्सपेंडिचर लेने हैं, कंज्यूमर, बिजनेस, गवर्नमेंट और फॉरेन सेक्टर। ये क्या है, चार एजेंट जिनके एक्सपेंडिचर क्या हैं, कंज्यूमर की कंजम्पशन, बिजनेस की इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट के गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जी, और फॉरेन सेक्टर का एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। इनकम मेथड में क्या करना है, चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की आपने इनकम लेनी है, लैंड का रेंट, लेबर की वेजेस, कैपिटल का इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट। और वैल्यू एडेड में आपने क्या लेना है, डिफरेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ने जो प्रोड्यूस किया, वैल्यू ऑफ फाइनल गुड सर्विसेज माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड सर्विसेज। गवर्नमेंट इकोनॉमिक पॉलिसी एम, द एम ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी इज नॉर्मली अचीविंग इकोनॉमिक ग्रोथ, नियरलिंग फुल एम्प्लॉयमेंट, स्टेबल प्राइसेस एंड अ सस्टेनेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट। गवर्नमेंट की कोशिश क्या होती है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होना चाहिए, फेवरेबल या अनफेवरेबल, नहीं दोनों ही नहीं, क्या होना चाहिए, स्टेबल इक्विलिब्रियम। फेवरेबल ठीक है, अच्छी चीज है, आज आपकी नेशनल इनकम को इंक्रीज कर रहा है, अच्छी चीज है, फेवरेबल आपकी नेशनल इनकम को इंक्रीज कर रहा है, लेकिन साथ आपकी करेंसी को अप भी तो कर रहा है। आपकी करेंसी को अप कर रहा है तो इससे आपकी एक्सपोर्ट अफेक्ट होगी, बाहर के लोगों को अब डॉलर ज्यादा पे करना पड़ेंगे आपकी प्रोडक्ट बाय करने के लिए, बाहर आपकी चीजें महंगी हो जाएंगी फेवरेबल की सूरत में। तो नेक्स्ट ईयर में क्या कर देगा, यही फेवरेबल को उल्टा के रख देगा। इसलिए ठीक है, फेवरेबल करंट इफेक्ट तो अच्छा लाता है, लेकिन इसे क्या करता है, एक्सपोर्ट को महंगा कर देता है। क्यों, आपकी करेंसी अप गई तो अब बाहर के लोगों ने डॉलर उनके पास है ना, आपकी प्रोडक्ट बाय करने के लिए अब उनको ज़्यादा डॉलर पे करना पड़ेंगे, तो उनको चीज़ महंगी लगेगी, महंगी लगेगी तो उसे एक्सपोर्ट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इंपोर्ट आपके लिए सस्ती हो जाएगी, क्यों, वो आपने डॉलर में बाय करनी है, और जब आपकी करेंसी आप डॉलर नीचे गया है, पहले आप सपोज $100 की चीज़ बाहर से मंगवा रहे थे, तो अब वो $95 की मिलेगी आपको, और जब $95 में मिलेगी तो लोगों की साइकी चेंज हो जाएगी, वो $5 कम हो गई है और मंगवाओ। तो सिर्फ करंट ये पॉजिटिव इफेक्ट देता है फेवरेबल, नेक्स्ट ईयर में क्या करेगा, यही फेवरेबल एडवर्स इफेक्ट ले आएगा। इसलिए क्या होना चाहिए, फेवरेबल भी नहीं, अनफेवरेबल भी नहीं,
स्टेबल बैलेंस होना चाहिए। अमेरिका और चाइना का बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑलवेज, चाइना का बैलेंस ऑफ पेमेंट अगेंस्ट अमेरिका फेवरेबल होता है। क्यों? अमेरिका के अंदर जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स है सारी की सारी चाइना से जाती है। इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स दुनिया में दो ही कंट्री मेनली बनाते हैं, एक जापान और एक चाइना। जापान के साथ उनका पंगा है, इसलिए उधर की चीज़ें उन्होंने बैन की हुई हैं। तो कहाँ से जानी सारी प्रोडक्ट? चाइना से। सो चाइना जापान को, अमेरिका को बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है, लेकिन इंपोर्ट बहुत कम होती है। ऑलवेज बैलेंस ऑफ पेमेंट चाइना का फेवरेबल है, लेकिन उसके बावजूद डॉलर नीचे नहीं आता, चाइनी करेंसी ऊपर नहीं जाती। क्यों? चाइना डॉलर को सपोर्ट करता है, देखता है बैलेंस ऑफ पेमेंट फेवरेबल है, उतने की ही इन्वेस्टमेंट अमेरिका में कर देता है। कैसे? डॉलर बाय करके, ताकि डॉलर को क्या किया जाए? स्टेबल रखा जाए। क्यों? डॉलर में फ्लक्चुएशन आती है तो साथ चाइना भी हिलता है। पूरी दुनिया में ट्रेड होनी है किस चीज़ में? डॉलर में। इन्होंने जो दुनिया में ट्रेड की हुई है, पैसे अब किस में लेने हैं? डॉलर में। तो अगर डॉलर नीचे आया तो बीइंग अ लैंडर, इनकी अमाउंट वो जो लेनी है दुनिया से, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। उससे बिजनेस तबाह भी हो सकता है। आज अगर चाइना हाथ उठा ले तो डॉलर बहुत नीचे आ जाएगा, लेकिन साथ चाइना भी मारा जाएगा। क्यों? पूरी दुनिया में ट्रेड किस में होनी है? डॉलर में। और डॉलर फ्लक्चुएट होता है तो चाइना की ट्रेड भी फ्लक्चुएट होती है। तो डॉलर क्यों स्टेबल है? पूरी दुनिया उसे सपोर्ट कर रही है। हम भी ये नहीं चाहते कि डॉलर आज फेवरेबल होके नीचे आ जाए। क्यों? नीचे आ गया ठीक है, हमें करंट तो पॉजिटिव इफेक्ट देगा, लेकिन हमारी जो थोड़ी बहुत ही एक्सपोर्ट है वो नेक्स्ट ईयर में वो भी ख़त्म हो जाएंगी, और ख़त्म होगी तो नेक्स्ट ईयर में फिर ये अनफेवरेबल हो जाएगा। क्या ख्याल है? करना क्या चाहिए हमें? हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए, हमें प्रोडक्शन चाहिए, हमें एम्प्लॉयमेंट चाहिए। प्राइसेस ठीक है बढ़ रही हैं, इन्फ्लेशन हो रहा है, तो हमें क्या चाहिए? यहाँ पे एक घर में एक कमाने वाला नहीं, दो कमाने वाले चाहिए। अफोर्डेबिलिटी चाहिए। एक घर में दो कमाने वाले होंगे, प्राइसेस बेशक बढ़ रही है, इन्फ्लेशन बेशक हो रहा है, ऑटोमेटिकली अफोर्डेबिलिटी बन जाएगी। उसके लिए क्या चाहिए? इन्वेस्टमेंट चाहिए। इसलिए हम भाग भाग के बाहर जाते हैं, भाई लोगों को कहते हैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करो। क्यों? यहाँ पे वो इन्वेस्टमेंट करेंगे, बेशक प्रॉफिट वही खाएंगे, लेकिन यहाँ पे लोगों को जॉब्स मिलेंगी। जॉब्स मिलेंगी तो उसका फ़ायदा क्या है? लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ेगी। अगर पहले वो सेव नहीं कर रहे थे तो अब सेविंग के काबिल बनेंगे। वो सेविंग भी क्या होगी बाद में? इन्वेस्टमेंट। जॉब्स निकलेंगी तो यहाँ पे क्राइम रेट भी कम होगा। लोग पढ़े लिखे गलत कामों की तरफ नहीं जाएंगे, क्रिमिनल्स नहीं बनेंगे। क्या करेंगे? हलाल हराम की रोटी कमाएंगे। तो क्या करना है हमें? इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्शन, काम करना है हमें। आप सब लोगों को गुड्स नहीं प्रोड्यूस कर सकते, गुड्स नहीं प्रोड्यूस कर सकते तो पढ़ लिख के सर्विसेज प्रोड्यूस करो। सर्विसेज प्रोड्यूस करने से क्या होगा? इनकम बढ़ेगी। इनकम बढ़ेगी तो कुछ सेविंग भी होगी। सेविंग होगी तो कहाँ पे सेविंग आएगी? इकॉनमी के अंदर इन्वेस्ट होगी। इसलिए आप लोग पढ़ रहे हो। क्यों पढ़ रहे हो? गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए नहीं, सर्विसेज प्रोड्यूस करने के लिए। सो लर्न क्या करना है हमने इस पेज से? हमने ऊपर से नेशनल इनकम की डेफिनेशन लर्न करनी है। ये 3 डब्बाज मेथड्स हमें बताना आने चाहिए, क्या मेथड क्यों है। उसके नीचे अगर हम जाएं तो C + I + G + X - M एक फार्मूला बनता है। इसमें हमें बताना होना चाहिए C क्या है, I क्या है, G क्या है, X क्या है, M क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, कब फेवरेबल है, कब अनफेवरेबल है, रटा शटा नहीं। उसके नीचे गए तो हमें इन्फ्लेशन भी मिलता है। इन्फ्लेशन को डिफाइन किया जा सकता है।
दो टाइप्स भी इसकी कॉन्सेप्ट बताया जा सकता है, कॉस्ट पुश क्या है, डिमांड पुल क्या है। इसे नेक्स्ट पेज पे गए तो इम्प्लीकेशन ऑफ इन्फ्लेशन मिल रहा है हमें, वो हम खुद से बता सकते हैं। 5 इम्प्लीकेशन इन्फ्लेशन बताएं तो बता दो, बिजनेस पे, हाउस होल्ड पे, इकॉनमी पे, लैंडर बॉरर पे, बैलेंस ऑफ पेमेंट पे और फॉरेन एक्सचेंज पे। क्या ख्याल है? तो 5 इम्प्लीकेशन मीन इफेक्ट बताए जा सकते हैं, कोई रटा शटा नहीं। सो 2 फैक्टर हमने पढ़ लिए मैक्रो इकोनॉमिक जो बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। पॉजिटिवली ये कब अफेक्ट करता है? नेशनल इनकम पॉजिटिवली कब अफेक्ट करेगा? जब नेशनल इनकम इंक्रीज होगी। नेगेटिवली कब अफेक्ट करेगा? जब डिक्रीज होगी। इन्फ्लेशन अपॉर्चुनिटी है या थ्रेट है? ऑलवेज थ्रेट है, अपॉर्चुनिटी कभी भी नहीं है। सम टाइम अपॉर्चुनिटी भी होती है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन सम टाइम अपॉर्चुनिटी भी होती है। फॉरेन इन्वेस्टर को एनकरेज करने के लिए आपको सम टाइम इन्फ्लेशन खुद से भी करना पड़ता है। फॉरेन इन्वेस्टर ने प्रोडक्शन कहां पे की है? बाहर। अगर उसे नजर आएगा कि यहाँ पे इन्फ्लेशन है, मीन प्राइसेस ज्यादा है, मीन मार्जिन ज्यादा है, तो वो क्या होंगे? अट्रैक्ट होंगे, अपना बिजनेस वहां से उठा के यहाँ पे लाएंगे। बेशक एक दुकान डिस्प्ले सेंटर खोलेंगे चीजें बेचने के लिए, तो आपके लोगों को जॉब्स देंगे। क्या ख्याल है? वो जॉब से आपका फायदा है? प्रॉफिट बेशक कमा के बाहर लेके जाएंगे, लेकिन यहाँ पे जब बिजनेस लगाएंगे तो आपको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। और अभी पाकिस्तान में हमें ज़रूरत है सबसे ज़्यादा किस चीज़ की? इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने की। वो आएंगे तो एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, इन्वेस्टमेंट नहीं होगी तो एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगी। इसलिए गवर्नमेंट समटाइम खुद से भी इन्फ्लेशन करती है। किस लिए? फॉरेन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। क्यों? लोकल इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, तो अब जॉब अपॉर्चुनिटीज कैसे निकलेंगी? फॉरेन इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करने से। तो इसलिए इन्फ्लेशन सम टाइम अपॉर्चुनिटी बन भी सकती है टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टर एंड इंक्रीज जॉब अपॉर्चुनिटीज। लेकिन है क्या ये इकॉनमी के लिए? नेगेटिव थ्रेट ही है। भाग जाओ, बाकी चीज़ें कल पढ़ेंगे।